हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इनसाइट इन्फिनिटी। आज से हम आईसीटी की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी आपकी टोटल जो है 10 क्लासेस रहने वाले, 10 to 11 क्लासेस, जो कि आपकी टीजीटी और पीजीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी, जो कि आपके 15 मार्क्स को कैरी करता है ये टॉपिक। शुरू करते हैं टॉपिक को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हम सबसे पहले जो है वो है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसके अंदर सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि कंप्यूटर शब्द जो है वो कौन सी भाषा से लिया गया है। तो कंप्यूटर जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। और कौन से शब्द से? कंप्यूट शब्द से। कंप्यूट शब्द का मीनिंग क्या है? किसी की गणना करना, यानी गणना करने योग्य, यानी कि जो कैपेबल हो कैलकुलेशन की, ऐसी मशीन या प्रोग्राम। ओके, तो बिना प्रोग्राम के कोई भी कंप्यूटर जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता, कोई काम नहीं कर सकता है कोई भी कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या हो जाती है? कंप्यूटर जो है वो क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन है जो मैनिपुलेट करता है इंफॉर्मेशन और डाटा को। इसकी जो इसमें एक एबिलिटी होती है स्टोर करने की, रिट्राइव करने की और डाटा को प्रोसेस करने की। कंप्यूटर शब्द जो है वो सबसे पहले जो है 1613 में यूज किया गया था रिचर्ड ब्रथवेट के द्वारा। उनकी भी एक बुक थी जिसके अंदर उन्होंने इस शब्द का, कंप्यूटर शब्द का प्रयोग किया। और ये जो है इन्होंने किसके लिए किया था? उस पर्सन के लिए किया था जो कैलकुलेशन करता है, ना कि किसी मशीन के लिए। ठीक है, तो 1613 में जो शब्द कंप्यूटर शब्द है, इसका प्रयोग मनुष्य के लिए किया गया था, ह्यूमन बीइंग के लिए किया गया था, ना कि किसी मशीन के लिए। इसके बाद अगर बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको सिर्फ जो करवाने वाली हूँ वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन चीजें जो है वही करवा रही हूँ। ओके, तो फादर ऑफ कंप्यूटर जो है या फिर मॉडर्न कंप्यूटर की बात कर लीजिए तो वो कौन है? चार्ल्स बेबेज है, जिन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो है एनालिटिकल इंजन 1837 में 1837 में इन्वेंट किया था। कब किया था? 1837 में। अब अगर हम बात करते हैं तो ये एनालिटिकल इंजन है क्या? एनालिटिकल इंजन जो है इसके अंदर अर्थमेटिकल एएलयू था। ठीक है, क्या था? एएलयू था, बेसिक फ्लो कंट्रोल कर था, एंड इंटीग्रेटेड मेमोरी। इसके अंदर ये तीन चीजें थी। तो ये एएलयू क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, यानी कि जो सिर्फ किसमें? नंबर्स में, न्यूमेरिकल्स में बात करता था। जो क्या था? 0 और 1। इसमें था कैसे? इसके अंदर इस तरीके से कुछ बने हुए थे, जो कि यहाँ जो था ये 0, ये 1, 0 1, 0 1। ठीक है, तो ये क्या थी? अर्थमेट एएलयू। ओके, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो चार्ल्स बेबेज जो है इन्होंने पहला कंप्यूटर 1822 में बनाया था, लेकिन वो जो है उसको कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाए थे 1991 तक। 1991 तक उसको जो है वो बना नहीं पाए थे, उसका निर्माण नहीं कर पाए थे। उन्होंने क्रिएट तो कर दिया था 1822 तक, लेकिन उसे बना नहीं पाए उसके स्ट्रक्चर को। तो हुआ क्या कि पहला कंप्यूटर जो बनकर तैयार हुआ वो था आपका ENIAC, यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये दो लोगों के द्वारा बनाया गया था। पहले थे जे प्रेसफर एकर्ड, दूसरे जो थे वो थे जॉन मॉन्चली। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है यहाँ से, तो इस चीज को याद रखिएगा। इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, पहला कंप्यूटर जो था वो कौन सा था? तो कौन सा था? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। द फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था वो कौन सा था? आपका ENIAC। याद रहेगा इसको। जो है किस किसने डिजाइन किया था, बनाया था? जे प्रेसपर एकर्ट ने, जॉन वी मैकली ने। क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फंक्शंस क्या क्या है, इसके क्या क्या एबिलिटीज हैं। तो फंक्शंस में इसकी पहली बात तो है एबिलिटी। ओके, तो क्या कर सकता है ये? स्टोर कर सकता है, रिट्राइव कर सकता है, डाटा को प्रोसेस कर सकता है। इसके बेसिक जो हैं वो 4 फंक्शंस हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने फंक्शंस हैं, तो बेसिकली इसके 4 फंक्शन है। ये क्वेश्चन आ सकता है ऑड वन आउट निकाल लो, तो उसमें भी जो है आपको कोई 3 दे दिए, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिसमें से एक इनमें से लिखा होगा। ठीक है, तो पहला जो है वो है आपका इनपुट फंक्शन, दूसरा है प्रोसेसिंग, तीसरा है आउटपुट और चौथा है स्टोरिंग। अगर मैं बात करूं इनपुट फंक्शन की, तो इनपुट फंक्शन के अंदर जो है आपके डिवाइसेस कौन कौन से हो जाते हैं? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हम चाहते हैं, जो भी हमने उसके अंदर डाला, उसके ऊपर जो वो सीपीयू कार्य करेगा, तो वो काम करना जो है वो प्रोसेस कहलाता है। ओके, उसके बाद जो रिजल्ट हमें शो होता है वो क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। और जब हम उसको सेव करते हैं वो स्टोरेज में आ जाता है। क्लियर है? स्टोरेज क्या है? एक तरीके की मेमोरी है। आउटपुट फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने कंप्यूटर में डाला 2 + 2,
आपने क्या डाला है 2+2, ये क्या हो गया इनपुट हो गया कंप्यूटर के लिए, क्या हो गया ये इनपुट हो गया। प्रोसेसिंग क्या है ये प्लस, प्रोसेसिंग क्या है प्लस है, यानी कि सीपीयू जो है वो क्या करेगा इसको प्लस करेगा, और ये जो है जो प्लस करने के बाद आंसर आया 4, तो ये 4 क्या है ये आउटपुट आया है आपका। ओके, और जब हम इस इक्वेशन को जो है सेव करते हैं दैट मीन्स वो स्टोर हो जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आगे अगर हम बात करते हैं, चलिए अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। इनपुट क्या है? An input is data or instruction sent to computer for processing by a user or another device. इनपुट क्या है? इनपुट एक डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन है जो कि कंप्यूटर को भेजी गई है प्रोसेस करने के लिए किसी यूजर के द्वारा या किसी अन्य डिवाइस के थ्रू। ओके, दिस कैन दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कमांड टाइप ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड, ये कीबोर्ड पर टाइप की हुई कमांड हो सकती है, माउस से क्लिक की गई फॉर्म हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप जो है क्या है फाइल्स ओपन करना चाहते हो तो आप क्या करोगे माउस से क्लिक करोगे। ओके, आप कोई और प्रोग्राम ओपन करना चाहते हो तो आप क्या कर रहे हो ओपन कर रहे हो उसको माउस से। इमेजेस फ्रॉम अ स्कैनर, स्कैनर यानी कि आपने जो है आप पेटीएम वगैरह करते हो, आप क्या करते हो स्कैन करते हो, ठीक है। और वॉइस कमांड्स देना बोल कर, जैसे कि आजकल टीवी के वगैरह जो है उनको चलाने के लिए वॉइस का यूज करते हैं। ओके, गिवन टू माइक्रोफोन, तो ये क्या हो गया ये इनपुट हो गया। अगर मैं इनपुट डिवाइसेस की बात करूं तो इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? इनपुट डिवाइस के अंदर आपका कीबोर्ड आता है, माउस, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, स्कैनर, वेब कैमरा, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक पैड, ये सभी जो हैं ये क्या है ये आपके इनपुट डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के। ओके, अब बात आती है कि इनपुट डिवाइस जो है वो काम कैसे करता है, तो वो देखिएगा इनपुट डिवाइस कैसे काम करता है। भाई सबसे पहले ये डाटा कलेक्ट करता है, ठीक है। एंड इनपुट डिवाइस कैप्चर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर, क्या करता है जो यूजर है उससे इंफॉर्मेशन को लेता है और द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या दूसरे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। देन वो क्या करता है कन्वर्जन करता है, उसको कन्वर्ट करता है, उसको कन्वर्ट किसको करेगा उस रो इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करेगा किस में, मशीन रीडेबल फॉर्मेट में, कि जिस तरीके से मशीन जो है उस फॉर्मेट को रीड कर सके उस फॉर्मेट में इसको चेंज करेगा। ओके, जैसे कि डिजिटल सिग्नल्स हो गए, तो पहला क्या कर रहा है डाटा कलेक्ट कर रहा है, उसके बाद उसको क्या कर रहा है कन्वर्ट कर रहा है किस मैकेनिकल लैंग्वेज में, मशीन रीडेबल लैंग्वेज में या फॉर्मेट में। इसके बाद आगे तीसरा क्या करेगा वो ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन में क्या होगा तो दिस डाटा इज देन सेंट टू सीपीयू, जो डाटा होगा वो कहाँ जाएगा सीपीयू के पास जाएगा, किस लिए प्रोसेसिंग के लिए। अगली जो प्रोसेस हमने पढ़ी थी वो क्या थी प्रोसेसिंग थी, इनपुट के बाद क्या होगा प्रोसेस होगी, ठीक है। प्रोसेसिंग, अगर प्रोसेसिंग की बात की जा रही है तो द सीपीयू रिसीव्स दिस इनपुट, सीपीयू क्या करेगा इनपुट को उसने रिसीव किया और परफॉर्म ऑपरेशंस बेस्ड ऑन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्शन उसे मिली हैं उस पर बेस्ड जो है वो उस पर वर्क शुरू करेगा। जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दिया आपको कि 2+2 करना है, ये उसने क्या दिया है इनपुट दिया है, ठीक है। और यहाँ पर प्रोसेसिंग के लिए क्या है प्लस है, तो प्लस क्या है प्रोसेसिंग है। ओके, तो रो इन्फॉर्मेशन जो हमने दी वो उस पर क्या कर रहा है प्रोसेस कर रहा है। इसके बाद जो है वो सीपीयू के पास जाएगा, सीपीयू की अगर मैं बात करूं तो परफॉर्म ऑल द कैलकुलेट मैनेजेस डाटा फ्लो एंड कंट्रोल अदर हार्डवेयर। ये क्या कहला सीपीयू का क्या काम है भाई, ये कैलकुलेशन को मैनेजेस करता है, डाटा फ्लो को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है बाकी हार्डवेयर्स को, और इसीलिए कंप्यूटर का ब्रेन भी इसे कहा जाता है। एक होता है आपका जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, ये जो ग्राफिक्स होते हैं इमेजेस होती हैं उनको को स्पेशलाइज्ड करने वाली चिप है। ओके, लास्ट जो है वो नेक्स्ट जो है वो है आपका आउटपुट। अगर आउटपुट की बात की जाए तो एन आउटपुट डिवाइस इज हार्डवेयर। आउटपुट क्या है, एक हार्डवेयर है जो क्या करता है रिसीव करता है जो भी डाटा प्रोसेस हो चुका है फ्रॉम अ कंप्यूटर से, और कन्वर्ट करता है उसको ह्यूमन प्रेसिप्टेबल फॉर्म में। ओके, लाइक मॉनिटर फॉर विजुअल, मॉनिटर देखने के लिए होता है, स्पीकर सुनने के लिए होता है, ऑडियो। दीज डिवाइस वर्क बाय टेकिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ये डिवाइस कैसे काम करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनके पास आते हैं कंप्यूटर्स के थ्रू उनसे। प्रोसेसर और ग्राफिक्स साउंड कार्ड्स एंड ट्रांसलेटिंग दैम इनटू अ स्पेसिफिक आउटपुट, और उसके बाद जो है क्या करते हैं साउंड कार्ड वगैरह जो है वो उसको ट्रांसलेट करते हैं एक स्पेसिफिक आउटपुट में। ओके,
एग्जाम्पल जो है इसके आउटपुट के कौन-कौन से रहेंगे? आउटपुट डिवाइसेस के मॉनिटर है, प्रिंटर, हेडफ़ोन्स, जीपीएस, ब्रेल रीडर जो विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन्स होते हैं उनके लिए यूज़ होते हैं, वीडियो कार्ड, प्रोजेक्टर, स्पीकर एक्सेट्रा, ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं? दीज़ आर द एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। क्लियर है? नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका स्टोरेज एंड मेमोरी। स्टोरेज कैन बी वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। स्टोरेज जो है वो वॉलेटाइल हो सकती है और नॉन वॉलेटाइल हो सकती है, जिसके अंदर की हम दो तरीके की स्टोरेज पढ़ रहे हैं पहले। ठीक है, दो तरीके की होती है, एक होती है प्राइमरी, दूसरी होती है सेकेंडरी। तो प्राइमरी के अंदर आपकी रैम एंड रोम आता है। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम का मतलब ही क्या हो गया? टेम्परेरी। ठीक है, तो रैम जो है वो कैसी है? टेम्परेरी होती है। RAM acts as temporary workspace for data and instructions that the processor need to access rapidly. It is volatile, ये volatile होती है। ओके, और दूसरा अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो होगा क्या होता है, इसके अंदर कम कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी इसकी कम होती है। जैसे ही इसको जो है वोलेटाइल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे ही कंप्यूटर जो है वो पावर को लॉस करता है, खत्म होती है पावर या स्विच ऑफ होता है, तो उससे क्या होगा कि जो भी डाटा होगा वो साथ के साथ इरेज हो जाएगा। इज इट क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड जो है वो आपका रीड ओनली मेमोरी जिसे हम बोलते हैं रोम। ये नॉन वॉलेटाइल होता है, ये नॉन चेंजेबल होता है, ये इजिली यूजर चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, जबकि रैम में जो डाटा होगा उसको इजिली जो है चेंज किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, बट रोम की जो डाटा होगा उसको इजिली इरेज और डिलीट नहीं किया जा सकता। ये नॉन वॉलेटाइल होता है और इसका डाटा जो है वो नहीं जाता है, लॉस नहीं होता है जब डिवाइस जो है वो पावर ऑफ या टर्न ऑफ होता है। ओके, क्या कह रहा है कि यूजर कैन रीड द डाटा बट दे कैन नॉट इजिली राइट टू और चेंज इट। क्या कह रहा है कि यूजर जो है वो उस डाटा को पढ़ तो सकता है लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकता या उसको लिख नहीं सकता। रोम स्टोर एसेंशियल ऑफ एन अनचेंजिंग इंफॉर्मेशन। क्या है कि रोम जो है वो जो इम्पोर्टेंट और अनचेंजिंग इंफॉर्मेशन होती हैं उनको स्टोर करता है। जैसे कि फिर्मवेयर है। फिर्मवेयर क्या है भाई? ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, हार्डवेयर के अंदर जो कि फंक्शंस को प्रॉपरली करने में मदद करता है। ओके, एंड बेसिक स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस, और शुरू होने में मदद करता है कंप्यूटर को। यानी कि कोई भी मशीन जो है वो कैसे फंक्शन करेगी वो सब कुछ किसके पास होता है? रोम के पास होता है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स अगर कंप्यूटर की देखी जाए तो कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला आता है स्पीड। ये जो टास्क को परफॉर्म करता है वो काफी स्पीड से करता है, काफी स्पीडली काम होता है। इसकी एक्यूरेसी जो होती है वो भी एकदम करेक्ट होती है और सही होती है। इसकी प्रेशर डिलिंगनेस, यानी कि ये जो है ह्यूमंस की तरह थकता नहीं है, बोर नहीं होता है। ओके, इसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं। वर्सटिलिटी, ये किसी भी तरीके का काम कर सकता है जो कि इसको दिया जाता है किसी के भी द्वारा। ओके, किसी भी यूजर के द्वारा जो काम इसे दिया जाता है ये उस काम को करता है। इसके पास कोई फीलिंग नहीं होती, इसका कोई आईक्यू नहीं होता है, ये कोई भी काम अपने आप नहीं कर सकता जब तक इसको इंस्ट्रक्शन यूजर से ना मिले। इसके पास पावर ऑफ रिमेम्बरिंग होती है, याद रखने की मेमोरी आप बोल सकते हो, यानी कि जिसमें हम मेमोरी को स्टोर करते हैं। ठीक है, स्टोरेज जो होती है वो टू टाइप्स की होती है, मैंने आपको अभी बताया था, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी के अंदर जो है आपकी, प्राइमरी को ही आपका मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ये कंप्यूटर के सीपीयू में मदरबोर्ड पर लगी हुई होती है। कहाँ लगी होती है? कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है उसमें मदरबोर्ड होता है, उस पर लगी होती है। ओके, दूसरा है आपका सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी की अगर बात की जाए तो ये एक्सटर्नल होती है, प्राइमरी मेमोरी इंटरनल होती है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी जो है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और फ्लैश। मैग्नेटिक में कौन कौन सी आएंगी आपकी? एसडीडी, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप। दूसरा ऑप्टिकल में सीडी और डीवीडी आएगी। फ्लैश में आपकी पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड आती है। अगर मैं प्राइमरी मेमोरी की बात करूं, वैसे तो ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, एक बार थोड़ा सा इसको यहाँ देख लीजिए। तो रोम जो है वो क्या है? परमानेंट स्टोरेज होती है इसकी,
और रैम की टेम्परेरी होती है। ओके, रोम का जो डाटा सेव होता है वो कहाँ होता है? जीबीएस में सेव होता है। ये कहाँ करता है? रैम एमबीएस में। ये आपका रोम जो होगा वो नॉन वॉलेटाइल होगा, जबकि आपका रैम जो है वो वॉलेटाइल होता है। ओके, रोम यूज्ड फॉर स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर की स्टार्टअप प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है, जबकि ये जो है नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए यूज किया जाता है। इसमें राइटिंग डाटा जो होता है वो फास्टर होता है। क्लियर? अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? सेकेंडरी मेमोरी की। अगर मैं बात कर रही हूँ सेकेंडरी मेमोरी जो है इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। ये नॉन वॉलेटाइल होती है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज होती है डाटा के लिए, प्रोग्राम्स के लिए, जिस रिटेन्स इंफॉर्मेशन इवन व्हेन द पावर इज ऑफ, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन तब भी संग्रहित रहती है जब पावर ऑफ होती है। क्लियर? पहला क्या? नॉन वॉलेटाइल, लॉन्ग टर्म स्टोरेज, लेस एक्सपेंसिव, कम महंगी होती है सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले। इसमें लंबे समय तक डाटा को और प्रोग्राम्स को स्टोर करके रखा जा सकता है, इंफॉर्मेशन को, चाहे बेशक फिर पावर ऑफ क्यों ना हो, लाइट क्यों ना चली जाए, स्विच ऑफ क्यों ना हो। तो इसमें देखो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है नॉन वॉलेटाइल है। दूसरा, इसका एक्सेस जो होता है वो स्लोअर है। इसकी कैपेसिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, कम महंगा होता है। इनडायरेक्ट सीपीयू एक्सेस। अब ये इनडायरेक्ट सीपीयू एक्सेस है क्या? इनडायरेक्ट सीपीयू एक्सेस का मतलब है कि जो सेकेंडरी मेमोरी है, हमें इसको क्या करना पड़ता है? इसको प्राइमरी मेमोरी में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर हम कंप्यूटर में इसे चला रहे हैं तो हमें सेकेंडरी मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी में कन्वर्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग लैपटॉप के अंदर कोई भी यूएसबी लगा रहे हो, ठीक है? तो आप क्या करते हो? उसको उसको फाइल्स में जाते हो, फाइल्स में उसको सर्च करते हो। ओके, और जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, एक्सेप्ट करने के बाद ही उसकी फाइल्स वगैरह जो है वो आपकी ओपन होती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि जो सीपीयू है उसके पास जो है प्राइमरी जो स्टोरेज है वो उसमें कन्वर्ट होगा पहले, सेकेंडरी वाला, और उसके बाद ही वो ओपन हो पाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? इनडायरेक्ट सीपीयू एक्सेस। इसके पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती है। डाटा ट्रांसफर इजिली हो जाता है। ये रिमूवेबल होती है, इसे निकाला जा सकता है, जैसे कि आपकी सीडी है, डीवीडी है, ठीक है, पेन ड्राइव्स हो गई आपकी। फिक्स्ड एज पर देयर रिक्वायरमेंट, हम इन्हें जो है जब भी इनकी जरूरत होगी तब हम इन्हें लगा के देख सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं, तो कंप्यूटर को तीन टाइप्स के बेस में, तीन बेसिस पर डिवाइड किया गया है। पहला है पर्पस के बेस पर, दूसरा है डाटा हैंडलिंग के बेस पर, तीसरा जो है वो साइज और फंक्शनैलिटी के बेस पर। कितने बेस पर? तीन बेस पर। ओके, कौन कौन सा? पर्पस, डाटा हैंडलिंग, और तीसरा जो है वो क्या है? साइज और फंक्शनैलिटी। अगर मैं जनरल बेस्ड ऑन पर्पस बात करूं, पर्पस के बेस पर, तो पहला है जनरल पर्पस और दूसरा है स्पेसिफिक पर्पस। ओके, तो पर्पस के बेस पर सिर्फ दो ही हैं, जनरल और स्पेसिफिक। अगर डाटा हैंडलिंग के बेस पर एनालॉग है, हाइब्रिड है और डिजिटल है, तो तीन हो गए। डाटा के बेस पर आप तीन याद रखेंगे, एनालॉग, हाइब्रिड, डिजिटल। जबकि पर्पस के बेस पर दो हैं आपके, जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस। अगर मैं बात करती हूँ लास्ट नॉट लिस्ट, ये जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके चार पार्ट हैं। कितने हैं? चार पार्ट हैं। चार पार्ट कौन कौन से हैं आपके? चार है। पहला है आपका माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा जो है वो है सुपर कंप्यूटर। ये चार पार्ट हैं किसके? आपके बेस्ड ऑन साइज एंड फंक्शनैलिटी कैपेसिटी के बेस पर, कैपेसिटी के बेस पर। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले जो है हम शुरू करते हैं इनको। एनालॉग कंप्यूटर किसका हिस्सा था भाई? किस बेस पर डिवाइड किया गया था इन्हें? डाटा हैंडलिंग के बेस पर। तो सबसे पहला है एनालॉग कंप्यूटर। क्या होते हैं? तो ये जो होते हैं ये कैसे कंप्यूटर हैं? ये फिजिकल है, फिजिकल यूनिट्स को मापते हैं, मेजर करते हैं। किनको? एनालॉग कंप्यूटर फिजिकल यूनिट्स को, यानी कि वोल्टेज हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, इनकी कैलकुलेशन करते हैं। ओके,
दूसरा इसका पार्ट क्या आगे क्या कह रहा है, और जो आपका एनालॉग कंप्यूटर है ये एस्टिमेटेड रिजल्ट देते हैं, इनका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं होता है। ये किस लिए? इंजीनियरिंग में, साइंस में, लैब्स में यूज किए जाते हैं। इनकी वैल्यू कैसी होती है? कंटिन्यूअस वैल्यू होती है, इनकी स्पीड स्लो होती है, रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट नहीं होता, इनको यूज करना डिफिकल्ट है। इनकी मेमोरी जो होती है वो स्मॉल मेमोरी होती है। ओके, नॉट रिलायबल होते हैं। और इनमें जो है किसी भी स्टोरेज डिवाइस की जरूरत नहीं होती है। ये पूछा गया है पॉइंट आपका कि इन्हें जो है किस ऐसे कौन सा डिवाइस है, ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसको स्टोरेज डिवाइस की जरूरत नहीं होती है, तो वो कौन सा है? आपका एनालॉग कंप्यूटर है। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो है इसको जो है ये बाइनरी अंकों पर काम करता है, बाइनरी डिजिट्स पर काम करता है। बाइनरी डिजिट्स कौन सी होती है? 0 और 1। डिजिटल कंप्यूटर किस पर काम करता है? 0 और 1 पर। ठीक है, इसकी गणना जो होती है, इसकी कैलकुलेशन जो होती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट होती है। ये कैलकुलेटर लैपटॉप्स, डेस्कटॉप वगैरह में यूज किए जाते हैं। लार्ज मेमोरी होती है, वेरी रिलायबल होते हैं, इनकी स्पीड फास्टर होते हैं, स्पीड ज्यादा होती है, रिजल्ट जो है वो 100% एक्यूरेट होता है। ठीक है, सेकंड हो गया डिजिटल। थर्ड अगर हम बात कर रहे हैं तो ये है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर डिजिटल और एनालॉग दोनों की ही जो विशेषताएं हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें इन दोनों कंप्यूटर को साथ लाते हैं और इनकी गणनाएं की जाती हैं। ये किसी इंडिविजुअल यूज के लिए नहीं होता है, ये किसी स्पेसिफिक यूज के लिए यूज किया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। इसके बाद अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू पर्पस, पर्पस के आधार पर अगर हम बात कर रहे हैं तो पहला स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। मैंने दो आपको बताया था, एक जनरल पर्पस, एक स्पेसिफिक पर्पस। तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या है वो देख लीजिए। ये कंप्यूटर किसी एक स्पेशल कार्य को करने के लिए बनाए जाते हैं। क्या है ये कंप्यूटर? क्यों बनाए जाते हैं? किसी एक पर्टिकुलर स्पेशल काम को करने के लिए बनाए जाते हैं। इनके कार्य को आसानी से बदला या रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता। स्पेसिफिक कंप्यूटर जो होता है, इसके जो प्रोग्राम है उनको रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता, इसके काम को आसानी से बदला नहीं जा सकता। इसके एग्जाम्पल है जैसे मौसम की भविष्यवाणी करने वाले सुपर कंप्यूटर, एटीएम यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो हो गई, वॉशिंग मशीन जैसे जो भी उपकरण है उनमें इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें जनरल पर्पस कंप्यूटर हम बात कर रहे थे, तो जनरल पर्पस का स्पेसिफिक क्लियर हो गया होगा आपको। जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या है? ये कंप्यूटर जो है काफी सारे कामों के लिए यूज किए जाते हैं। ये सबसे आम प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, जैसे कि आपके डेस्कटॉप हो गए, लैपटॉप हो गए, स्मार्टफोन हो गए। ठीक है, जिनका यूज हम किस लिए करते हैं? डॉक्यूमेंट ब्राउजिंग के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? डॉक्यूमेंट ब्राउजिंग के लिए, गेम्स खेलने के लिए इनका यूज किया जाता है। अब थर्ड हम जो पढ़ रहे हैं वो है बेस्ड ऑन साइज एंड कैपेसिटी, जिसके कि मैंने आपको 4 टाइप्स बताए, जिसके अंदर सबसे पहला है आपका माइक्रो कंप्यूटर। सबसे पहला कौन सा है आपका? ये है आपका माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का सबसे कॉमन टाइप है। इसका साइज भी स्मॉल होता है और ये जो है यूज्ड बाय सिंगल यूजर एट अ टाइम। एक बार में एक ही यूजर इसको यूज कर सकता है। ये आपके स्कूल में, ठीक है, स्टडी डेस्क पर, वर्क प्लेस पर इनका प्रयोग होता है। इन्हें पीसीएस भी कहा जाता है। पीसीएस का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। ओके, इनकी जो प्रोसेसिंग होती है और स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कम ही होती है। इसके बाद नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर। अगर मिनी कंप्यूटर की बात की जाए तो ये जो है मल्टीपल यूजर्स के द्वारा यूज किया जा सकता है। इसका यूज लेबोरेटरीज में किया जाता है और ये साइज में जो है फिजिकल साइज में छोटे होते हैं। अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात की जाए तो ये जो है हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा क्विकली। बड़ी मात्रा में जो डाटा होता है, बड़ा डाटा जो होता है उसको काफी जल्दी और आसानी से ये हैंडल कर लेते हैं, प्रोसेस कर लेते हैं। ठीक है, और इसे जो है बिग आयरन कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसे बैकबोन भी कहा जाता है बिजनेस वर्ल्ड का। बिजनेस वगैरह के लिए इन्हीं कंप्यूटर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर का।
लास्ट जो है वो आपका है सुपर कंप्यूटर। अगर सुपर कंप्यूटर की बात की जाए तो ये लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, जिनको कि यूज किया जाता है कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक या फिर न्यूमेरिकल कंपोजिशंस के लिए, जैसे कि वेदर पता करने के लिए, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, फ्लूइड के लिए, डायनामिक्स के लिए, न्यूक्लियर सिमुलेशन के लिए, थ्योरेटिकल एस्ट्रोफिजिक्स के लिए किसका यूज किया जाता है? सुपर कंप्यूटर्स का। इन्हें जो है वर्क स्टेशन भी कहा जाता है, इन कंप्यूटर्स को, सुपर कंप्यूटर्स को। इनका जो इनकी जो स्पीड होती है वो कैसी होती है? बहुत ज्यादा फास्ट होती है। पोस्टलिस्ट कंप्यूटर ये होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं। ओके, अब जो हमारा लास्ट का पॉइंट आज की क्लास का बचता है वो पॉइंट क्या है आपका? जनरेशन। कंप्यूटर्स की जनरेशन की अगर हम बात करें तो अभी तक इसकी 5 जनरेशन्स हैं। कितनी है? 5 जनरेशन है। और ये जनरेशन्स भी, जनरेशन का मतलब क्या है कि इनका जो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है, उस हार्डवेयर के अंदर जो जैसे जैसे चेंजेस आते गए हैं, ओके, उन चेंजेस को ही क्या कहा गया? जनरेशन कहा गया है। किसमें चेंजेस? ये जनरेशन किसके बेस पर है? हार्डवेयर के अंदर होने वाले चेंजेस के बेस पर। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट जनरेशन की बात करूं तो 1940 1940 से 1950 के बीच में वैक्यूम ट्यूब बेस्ड जो कंप्यूटर होते थे, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होती थी? वैक्यूम ट्यूब बेस्ड हार्डवेयर का यूज किया जाता था फर्स्ट में। सेकंड के अंदर क्या हुआ? ट्रांसमीटर्स का यूज किया जाने लगा। किसका? ट्रांसमीटर का यूज करा, ट्रांजिस्टर्स का यूज किया जाने लगा। थर्ड में जो है इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज हुआ। फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज हुआ। और फिफ्थ में किसका? एआई का यूज आ गया। तो सबसे पहला वैक्यूम ट्यूब, दूसरा ट्रांजिस्टर्स, तीसरा इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथा माइक्रो प्रोसेसर, पांचवा आपका एआई। क्लियर? इसको भी एक एक करके हम समझ लेते हैं, पांचों को। सबसे पहली जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन रही 1940 से 1950 तक, जो कि किस पे बेस्ड थी? वैक्यूम ट्यूब बेस्ड थी। इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था जो कि काफी गर्मी पैदा करती थी और अक्सर जो है खराब भी हो जाती थी। इसका साइज कैसा था? इसका साइज जो था ये बड़े साइज की होती थी और ज्यादा शेप जो है, स्पेस जो है ये घेरते थे। फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो कंप्यूटर थे वो ज्यादा स्पेस घेरते थे। किस पे बेस्ड थे? इसका हार्डवेयर वैक्यूम ट्यूब बेस्ड थे। स्पीड कैसी थी? स्लो थी। प्रोग्रामिंग के लिए जो है मशीनी लैंग्वेज यानी कि 0 1 का यूज होता था। और वो कंप्यूटर कौन कौन से थे? एनिक एंड EDVAC। क्लियर? सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड जनरेशन में किसका यूज? वैक्यूम की जगह यूज होने लगा ट्रांजिस्टर्स का। किसका? ट्रांजिस्टर्स का हार्डवेयर। तो चेंज किस में हो रहे हैं? हार्डवेयर में चेंजेस आ रहे हैं ना। तो उसी से तो पहले वैक्यूम था, वैक्यूम के बाद कौन आया? ट्रांजिस्टर बेस्ड आ गए। तो रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब विद ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर्स से बदल दिया गया। ओके, ट्रांजिस्टर छोटे होते थे, तेज होते थे और ज्यादा जो है विश्वसनीय होते थे और कम गर्मी पैदा करने वाले भी होते थे। तो ट्रांजिस्टर के कारण कंप्यूटर का साइज भी कैसा हो गया? कंप्यूटर का साइज भी छोटा हो गया है। इसकी स्पीड जो है पहली जनरेशन से काफी तेज थी। अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो ये प्रोग्रामिंग जो होता है ये किस पर करता था? फोर्ट्रेन और कोबोल पर। फोर्ट्रेन क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगर कोबोल की बात करें तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये दोनों क्या है? दीज बोथ आर लैंग्वेजेस फॉर आपका फॉर्मूला ट्रांसलेशन और कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी जो इसके अंदर विकसित हुई। एग्जाम्पल इसका जो है वो क्या है आपका? इसका एग्जाम्पल है IBM 7070 CDC 1604। थर्ड जनरेशन के अंदर क्या हुआ? थर्ड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर्स से हटकर किस पर आए? इंटीग्रेटेड सर्किट्स पर। किसके ऊपर है भाई? इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी कि पहले क्या आया? वैक्यूम आया। वैक्यूम के बाद क्या आ गए? ट्रांजिस्टर आ गए। ट्रांजिस्टर के बाद क्या आ गया? इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए। तो ट्रांजिस्टर की जगह किसका? आईसी। अब भाई मैं आगे आईसी वर्ड यूज करने वाली हूँ। आईसी के फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर्स की जगह जो है किसका यूज होने लगा? आईसी का यूज हुआ। एक आईसी चिप में जो है बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगे होते थे।
इसका साइज जो है वो और भी छोटा हो गया। यहाँ पे स्पीड लिखना था और स्पीड लिखा गया है। इसकी स्पीड जो है वो सेकंड जनरेशन से ज़्यादा तेज़ थी। इसके अंदर जो भाषा यूज़ की गई वो पास्कल थी। ओके, उच्च स्तरीय भाषाएँ आई। मल्टी प्रोग्रामिंग इसमें शुरू हो गई। वन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। ठीक है, टाइम शेयरिंग ऑपरेशन जो है उसका विकास हुआ। किसमें हुआ? इंटीग्रेटिंग सर्किट में। फोर्थ जनरेशन कौन सी आई? फोर्थ जनरेशन आपकी आई माइक्रो प्रोसेसर की। पहली आई वैक्यूम की, दूसरी ट्रांजिस्टर, वैक्यूम, ट्रांजिस्टर्स, और ट्रांजिस्टर के बाद कौन सी आई? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथी आपकी जो आई वो कौन सी है? माइक्रो प्रोसेसर। इसमें वीएलएसटी यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का यूज हुआ, टेक्निक का यूज किया गया, जिसमें कि एक ही सिलिकॉन चिप पर बहुत सारे आईसी लगाए गए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगाए गए, और इसे क्या कहा गया? इसे माइक्रो प्रोसेसर कहा गया। क्या कहा गया? माइक्रो प्रोसेसर। साइज जो है माइक्रो प्रोसेसर की वजह से कंप्यूटर का और ज्यादा छोटा हो गया और ये काफी पोर्टेबल हो गया, यानी कि इजिली आप इसे कैरी कर सकते थे। इसको पीसी कहा जाने लगा। पीसी की क्रांति जो है इसी टाइम से शुरू हुई। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये पीसी की क्रांति कौन से काल से शुरू हुई थी? तो वो फोर्थ जनरेशन जो है उससे हुई थी आपकी। ओके, स्पीड जो है इसकी बहुत तेज हो गई। एग्जाम्पल इसका आईबीएम पीसी हो गया। ओके, एप्पल। लास्ट फिफ्थ जनरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, यानी कि अभी फिलहाल जो चल रही है वो कौन सी जनरेशन चल रही है? एआई की जनरेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जनरेशन चल रही है। इस जनरेशन के अंदर जो है आपका यूएलएसआई का यूज, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज होने लगा। टेक्निक पर आधारित है ये। इसमें एआई का उपयोग होता है, एआई का यूज होता है। अब अगर हम बात करें एआई की, क्या है एआई? जो है वो क्या है? एआई कंप्यूटर इंसानों की तरह सोच, एआई जो है वो क्या है? ये एक तकनीक है, एआई है, एक तकनीक है, ठीक है, जिसमें जो कि क्या कर सकती है? इंसानों की तरह सोच और समझ सकती है। दूसरी तकनीक जो है वो एनएलपी है, यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसके अकॉर्डिंग जो है कंप्यूटर जो है मनुष्य की भाषाएं जो है उन्हें आसानी से समझ सकता है। तो आई थिंक मैंने आपके मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स, मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स मैंने इसके अंदर आपके कवर कर दिए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितना मैं कर सकती थी। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस टॉपिक को फिनिश कर देंगे।